क्या बोल रही हैं खुशबू? मैं अभी बता रहा क्वेश्चन है। सर जो आपकी क्लास ले रहे हैं उसको अभी लें या याद भी लिखें? मुझे समझ में नहीं आया कुछ, ये क्या बोल दिया आपने? नोट्स अभी डिटेल में बनाएं या शॉर्ट नोट्स बनाएं? अनिकेत, अनिकेत अपन जो नोट्स बना रहे हैं वही शॉर्ट नोट्स हैं, वही लॉन्ग नोट्स हैं और वही नोट्स हैं। उन्हीं को पढ़ो बार बार, उन्हीं को समझो बार बार, उन्हीं में करंट अफेयर अपडेट करो, उन्हीं में चीज़ें लिख दो। आकांक्षा, इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो सबसे पहले आप इसमें पाओगे, कहाँ गया यार पेन? हाँ, इसमें पाओगे कि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। डिस्कस फैमिली एज अ मेजर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन को समझने में सबसे पहले आप देखोगे समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जैविक प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। जैसे कि आपने जब जन्म लिया था तो अब कौन से प्राणी थे भैया? आपके दो हाथ थे, दो पैर थे, दो आँख थी, एक नाक थी, मुंह था, सब कुछ था। तो आप कौन से प्राणी थे भैया? आप थे जैविक प्राणी। कैसे प्राणी थे भैया? जैविक प्राणी थे। देन उसके बाद जब आप जैविक प्राणी से कौन से प्राणी, जब आप समाज में जाओगे, जैसे ही आपका जैविक प्राणी के बाद जन्म होगा, होगा कि नहीं होगा? जन्म होने के बाद आपका परिवार आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? बिल्कुल। जैसे उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है ना? कोई भी काम कैसे करना है, आपको बिहेवियर कैसा रखना है, आपके पूरे संस्कार हो जाएं, आपके पूरे मूल्य हो जाएं, आपके पूरी परंपराएं हो जाएं, आपके पूरे आदर्श हो जाएं, आपके पूरी ईमानदारी हो जाए, है ना? तो ये सारे के सारे जो भी चीज़ जो आप सीखोगे वो कौन सिखाएगा? आपको परिवार सिखाएगा। ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, समाज मतलब संस्कार सीख जाओगे, मूल्य, परंपरा, आदर्श, ईमानदारी, ये सब सीख जाओगे। इसका मतलब क्या है? आप समाज के बारे में सीख गए। और समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, द वेब ऑफ सोशल रिलेशंस, है कि नहीं? जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और आप इसके बारे में सीख गए हो तो सीधी सी बात है, आपका सामाजिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका सामाजिकरण होता है। यही प्रक्रिया तो सामाजिकरण है। जब आप क्या करोगे? जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बन जाओगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है परिवार। क्यों करता है परिवार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले? अगर परिवार नहीं होगा तो आपका सोशलाइजेशन हो पाएगा क्या? हाँ, होगा तो सही, लेकिन परिवार एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर परिवार नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपका सोशलाइजेशन गलत भी हो सकता है, आपका सोशलाइजेशन नहीं भी हो सकता, आप जो है गलत संगति में भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार होता है तो एक अभिकरण की भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले समाजीकरण की हेडिंग डालेंगे और सीधे लाइन से लिख देंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें जैविक मनुष्य जो है सामाजिक मनुष्य में परिवर्तित होता है, समाजीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद अपन एक डायग्राम बना देंगे। डायग्राम में लिख देंगे जैविक प्राणी प्लस परिवार प्लस समाज बराबर सामाजिक प्राणी। ठीक है, हमने ये डायग्राम बना दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार। ठीक है, हेडिंग डाली। फिर उसके बाद पहला पॉइंट डालेंगे। पहले पॉइंट से लेके 5-6 पॉइंट लगातार लिखने हैं, है ना? किस रूप में विवेचना कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन बता देंगे कि भैया समाजीकरण में है ना, तो संस्कारों के निर्माण में, व्यक्तित्व के विकास में, परंपराओं के निर्माण में, परंपराओं को सिखाने में, है ना, मूल्य स्थापित करने में, है ना, और विभिन्न विभिन्न मतलब विभिन्न जो शिक्षाएं हैं वो प्रदान करने में, है ना। और फिर उसके बाद जो
बुरी प्रवृत्तियां हैं उनसे बचाने में। तो इन सब में समाज में इन सब में परिवार आपकी भूमिका निभाता है, और यही क्या कहलाता है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका कहलाती है। आप नोट्स में देखोगे तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगी कि समाज जो है कैसे भूमिका निभाता है आपके इम्पोर्टेंट उसमें, है ना। हाँ, महक बोल रहे हैं इतने सफिशिएंट हैं, स्पेस डिमांड है, इतनी ज़्यादा नोट्स भरने का मतलब भी नहीं है, एग्ज़ाम की डिमांड फुलफ़िल हो रही है। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ आप उसमें सैटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपने स्तर पे जैसे भी आपको लगे वैसे नोट्स बनवा लो, है ना। चलो। हाँ, समझ तटस्थ व्यक्ति को सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है। चलो, अब सबसे पहले एक बात मुझे बता दो कि हमने कौन कौन से श्लोक याद किए थे, जल्दी से तीनों के तीनों, चारों के चारों श्लोक बता दो। ऋचा, प्रिया, क्या आप जो नोट्स बनवा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट हैं? एक बात मुझे बताओ, अगर वो सफिशिएंट नहीं होते तो मैं बनवाता, मैं किसी और बुक से पढ़ा देता। ये जो है डाउट आपका लाजमी नहीं है, क्योंकि ऐसे डाउट का कोई मतलब नहीं है। चलो, सबसे पहला है अरण्य तो पृथ्वी स्योनमस्तु। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तीसरा कौन सा है, वृक्षाद रक्षति रक्षिता। चौथा कौन सा है, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद। ठीक है। हाँ, वनस्पति वन आस्था पयद्य तद। ठीक है। चलो, फिर उसके बाद मुझे ये बता दो कि वो क्या बोलते हैं, महाभारत में क्या दे रखा है और रामायण में क्या दे रखा है। हाँ, वृक्षात रक्षति रक्षिता भी है। महाभारत में क्या दे रखा है। हाँ, तो वृक्ष माता पिता की तरह हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ये महाभारत में दे रखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो मुझे बता दो कि जनपदोध्वंस के लिए हम कौन कौन सी सब हेडिंग्स डालेंगे। सबसे पहले हम क्या डालेंगे भैया। अच्छा, क्वेश्चन आएगा जनपदोध्वंस पर टिप्पणी लिखिए, तो हम क्या डालेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन डालेंगे। डेफिनेशन सॉरी शाब्दिक अर्थ डालेंगे। शाब्दिक अर्थ डालने के बाद हम जो है उसकी डेफिनेशन डालेंगे। फिर उसके बाद उसका कहाँ पे वर्णन दे रखा है वो डालेंगे। फिर शब्द का प्रतिपादन किसने किया था वो डालेंगे। फिर उसके बाद कारण, प्रभाव और प्रकार, ये तीन चीज़ें भी लिखेंगे और लास्ट में उसके समाधान लिख देंगे जो कि हैं। 7 नंबर में इतना काफ़ी है क्या, जो अपन ने कल लिखा था वही सेम टू सेम एज इट इज़ लिख देंगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा। 7 नंबर पे अपन क्या करेंगे, 7 नंबर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे शाब्दिक अर्थ से, और यहाँ तक लिखते 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 और प्रकार में केवल नाम लिख देंगे और उपाय लिख देंगे बस। 7 नंबर में इतना लिख देंगे। नहीं लिख पाएंगे तो थोड़ा सा कम लिख देंगे, जैसे परिभाषा परिभाषा लिख देंगे, है ना। और कारण थोड़े कम लिख देंगे, इस वाली लाइन को बचा लेंगे। ऐसे करके आप जो है वहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा। बाकी ये है कि इतना अपन लिख देंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा कि नहीं होगा, मुझे इतना बता दो। आप आज इसको एक पेज पे लिख के देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। देखो, दुर्गा सोनी ने भी बताया है, शाब्दिक अर्थ लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, वर्णन लिखेंगे, शब्द प्रतिपादन लिखेंगे, कारण, प्रभाव और
प्रकार मत लिखो, प्रकार की जगह पे समाधान लिख दो तो भी चल जाएगा। चलो अब आंखें बंद करो, मुझे समाधान बताओ जल्दी से, कौन कौन से समाधान थे। जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, ऐसे बोलना है, कैसे बोलना है, देखो सबसे पहले क्या किया था मैंने, रसायन का यूज़ किया था, है ना। तो द्रव रसायनों का प्रयोग हो जाएगा, फिर आचार रसायन हो जाएगा, तो द्रव रसायन, रसायन द्रव का सेवन हो जाएगा, फिर आचार रसायन का पालन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही आचार रसायन का पालन किया तो आ गए पंचकर्म, तो पंचकर्म और शुद्धिकरण आ गया। और जब पंचकर्म और शुद्धिकरण आ गया और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जल और वायु का शुद्धिकरण कर लेंगे अपन, है ना, क्योंकि पंचकर्म का शुद्धिकरण है तो जल और वायु का शुद्धिकरण भी कर लेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, सरकार और समाज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने उसके समाधान देखे थे जो कि आयुर्वेदिक थे। प्रकार कौन कौन से देखे थे अपन ने, इसके प्रकार देखे थे 3। कौन कौन से देखे थे भैया, एक संक्रामक रोगों के आधार पर होने वाले जनपदोद्भंस, है ना, एक प्राकृतिक क्रियाओं के कारण होने वाले जनपदोद्भंस, और एक मानवीय क्रियाओं के कारण होने वाले जनपदोद्भंस। ठीक है। तो 3 तरीके के अपन ने देखे थे। पहला देखा था संक्रामक रोग से होने वाले, दूसरा देखा था प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला, और तीसरा देखा था मानव जनित कारणों से होने वाले ये। ठीक है। चलो अब जो भी अपनी जगह पर है, जो भी अपनी जगह पर बैठा है, जिसने अपने नोट्स बनाए हैं, आंखें बंद करोगे और जनपदोद्भंस शुरुआत से लेके एंड तक एज इट इज़ बोलने की कोशिश करोगे, जैसा मैंने पढ़ाया था और जैसा कल आपने लिखा था, ऐसा एज इट इज़ बोलने की कोशिश करोगे। 3 मिनट है आपके पास, जितना बोल पाए बोलोगे, तेज बोलोगे। ठीक है। सुनाई नहीं देगा ना, तो आपको ही सुनाई नहीं देगा और आपका ही नुकसान है, इसलिए बोलोगे। ठीक है। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। काल का मतलब था मौसम या फिर जलवायु, क्लाइमेट या फिर सीजनल इम्बैलेंस। डन। अच्छा, जिन लोगों ने बोल लिया ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बोला कोई बात नहीं है, आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। यकीन मानो बोलने का जो है रहता है, किस किस का नहीं हुआ। या देखो एक बात बोलूं, 200 लोग हैं, 200 पोस्ट भी नहीं है। नम्रता, इंग्लिश की पीडीएफ डेली क्लास के बाद भेज रहा हूं मैं।
जय प्री नहीं निकला तो भी मेंस पढ़ो, और प्री निकला तो भी मेंस पढ़ो। अभी क्या प्री पढ़ने के मन कर रहा है क्या? हो गया? चलो, याद आया क्या सब लोगों को? देखो, चलो, अब आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे से हो जाए याद। देखो, सबसे पहले हमने जनपदोध्वंस के बारे में देखा था। जनपदोध्वंस में सबसे पहले क्या देखा था हमने? ये देखा था कि जनपद और ध्वंस दो शब्दों से मिलकर बना है। जनपद मतलब होता है कोई विशेष स्थान, ध्वंस मतलब होता है विनाश। शाब्दिक अर्थ देखें तो लोगों या समुदाय का विनाश होना ही क्या कहलाता है भैया? जनपदोध्वंस कहलाता है। और परिभाषा इसकी चरक संहिता में दे रखी है कि जब कोई रोग या आपदा व्यक्ति विशेष की बजाय पूरे के पूरे समाज को या क्षेत्र को प्रभावित करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जनपदोध्वंस बोलते हैं, यानी कि एपिडेमिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 चरक संहिता में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। देन उसके बाद मैंने बोला था कि इसका वर्णन कहाँ पे दे रखा है, तो इसका वर्णन जो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में दे रखा है। चरक संहिता में हम देखेंगे तो चरक जो है विमान के जैसे हैं, तो विमान स्थान के अध्याय 3 में दे रखा है। वहीं सुश्रुत से सुश्रुत और सु से ही सूत्र स्थान में अपन को देखने को मिल रहा है। इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस शब्द का प्रतिपादन किया गया था चरक के द्वारा। एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाली जनसंख्या का विनाश होना ही क्या कहलाता है? जनपदोध्वंस कहलाता है, ऐसा चरक बोलते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था कारण, जो कि आपके सिलेबस में ही दे रखे हैं। कारण कौन कौन से हो जाएंगे? वायु, जल, देश, काल में विकृतियाँ। ठीक है। फिर इसके बाद प्रभाव क्या होंगे? तो आपको ही पता है भैया, व्यक्तियों की मृत्यु होगी और जनधन की हानि हो जाएगी। फिर आधुनिक एग्जाम्पल भी आपको मैंने बताए थे, कोविड-19, प्लेग, चेचक, बाढ़, सुनामी आदि। जनपदोध्वंस के प्रकार देखेंगे तो प्रकार में देखेंगे जनपदोध्वंस के प्रकार कौन कौन से होंगे? तो संक्रामक रोगों में होने वाला, से होने वाला, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला, मानव जनित कारणों से होने वाला। फिर रोकथाम के लिए देखे थे रसायन द्रव्य, आचार रसायन पालन, पंचकर्म शुद्धिकरण, जल और वायु का शुद्धिकरण, सरकार और समाज। रसायन द्रव्य के सेवन के अंतर्गत हम क्या देखने वाले थे कि विशिष्ट प्रकार की औषधियों का और रसायनों का प्रयोग करते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, गिलोय, हल्दी, च्यवनप्राश, अश्वगंधा। पंचकर्म और शुद्धिकरण में जनपदोध्वंस के उपचार की सबसे प्रमुख विधि बताई थी मैंने। ये शरीर को रोग मुक्त करने की प्रक्रिया होती है। इसमें 5 क्रियाएं होती हैं: बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोचन। कौन कौन सी होती हैं? बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोचन होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आचार रसायन का पालन मैंने बताया था, जिसमें हम अपना आचार, आहार और व्यायाम, ये सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं। जैसे संतुलित आहार और नियमित व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, ताकि हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बने रहे। फिर इसके बाद हम जो है जलवायु का शुद्धिकरण करते हैं। कैसे करते हैं? तो वर्षा जल का संचयन करते हैं, जल स्रोतों की सफाई करते रहते हैं टाइम टाइम पे, वृक्षारोपण करते हैं ताकि प्राणवायु मिलती रहे। उसके अलावा हम क्या करते हैं? हवन के माध्यम से भी वायु को शुद्ध करते हैं। फिर सरकार क्या करती है? तो टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा प्रबंधन योजना बनाती है। इसका माध्यम से जो है रोकथाम करती है एपिडेमिक की, यानी कि जनपदोध्वंस की। अब हम कारण का विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिसमें हमने वायु विकृति देखी थी। वायु विकृति में आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा था कि वायु की शुद्ध और संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है जीवन के लिए। अगर ये ऐसी नहीं होती है, वायु दूषित हो जाती है, तो आपको रोग हो जाएंगे और कई प्रकार की आपदाएं आ जाएंगी। फिर उसके बाद मैंने इसके प्रकार में देखे थे, तो भैया वायु का क्या होता है? भैया वायु की होती है गति। गति होती है कि नहीं होती? गति क्या है? एक प्रकार का गुण है। गुण, गति के कारण हमको स्पर्श फील होता है और उसका रंग और गंध हमको आ जाती है। तो वायु की 4 प्रकार की विकृतियां होंगी: गति की विकृति, गुण की विकृति, रंग की वो स्पर्श की विकृति और गंध की विकृति। गति मतलब जब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलने लगे या फिर बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगे तो उसे बोलेंगे गति विकृति। वहीं गुण विकृति में क्या होगी? जब वायु जो है अधिक ठंडी हो जाए, अधिक गर्म हो जाए, या आर्द्र हो जाए, या शुष्क हो जाए, तो उसे बोलेंगे अपन गुण विकृति। फिर स्पर्श विकृति, जब वायु विषैली हो जाए तो स्पर्श विकृति। रंग और गंध विकृति, वायु में धूल, धुआं, अन्य प्रदूषक मिल जाए तो रंग और गंध विकृति। फिर कारण बताए थे मैंने मानव जनित और प्राकृतिक। मानव जनित में जैसे औद्योगिक धुआं हो गया, वाहनों द्वारा प्रदूषण हो गया, प्लास्टिक को जलाना हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी।
प्राकृतिक में क्या हो जाएंगे, जैसे ज्वालामुखी हो जाएगा, जंगल की आग हो जाएगी, चक्रवात हो जाएंगे, ये सब प्राकृतिक में आ जाएंगे जो आपको लिखने थे खुद से। फिर प्रभाव क्या होगा, तो आपको खुद पता है, श्वसन संबंधी समस्या होंगी, प्राकृतिक संतुलन हिल जाएगा, मानसिक रूप से आप जो है तनाव, सिरदर्द, थकान महसूस करोगे, पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आ जाओ, इसके बाद अपन देखते हैं भैया, वायु विकृति के बाद हम कौन सी विकृति देखने वाले हैं, जल विकृति। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है क्या, एक बार मुझे बता दो। हाँ, 2 नंबर में इतना लिख सकते हैं। इसमें देखो, ये जो आपने लिखा है ना नीरज, इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, अभी मैं बता दूंगा 2 नंबर में जनपद उद्वंश कैसे लिखना, ठीक है। चलो, ऑल क्लियर, आगे बढ़ें। चलिए, अब आ जाते हैं अपन जल विकृति पे। किस पे आ जाते हैं अपन, जल विकृति पे। आ जाओ जल विकृति पे। इसको बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन या वाटर डिस्टॉर्टेशन, वाटर डिस्टॉर्शन। स्पेलिंग सुधार लेना है ना, जो भी हो। क्या भूल भाल गए यार, अब इंग्लिश पहले आती थी बहुत अच्छे से। चलो, इसमें क्या होगा भैया, आपको भी पता है कि जल, और जल कैसा होना चाहिए, शुद्ध और स्वास्थ्य साफ होना चाहिए, तभी आपके जीवन स्वस्थ और बना रहेगा। तो जल कैसा होना चाहिए, जल शुद्ध और कैसा होना, साफ होना। स्वास्थ्य के लिए कैसा है भैया, आवश्यक है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर लेकिन अशुद्ध हो गया जल तो क्या होगा, अशुद्ध हो गया जल तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अशुद्ध हो गया जल तो रोग हो गए, बहुत सारे रोग होंगे, प्लस बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, है ना, और महामारी भी फैल सकती है, ठीक है। तो हमको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमको ऐसी स्थिति में देखना चाहिए कि जल शुद्ध है कि नहीं है, तभी उसका जो है सेवन करना चाहिए, यानी कि पीना चाहिए। अब इसके भी प्रकार हैं भैया, क्या हैं, इसके भी प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं भैया, इसके भी 4 प्रकार हैं। अच्छा, जल को आप लोगों ने पिया होगा, बिल्कुल पिया होगा। तो क्या जल में स्वाद आता है क्या, नहीं आता है। तो पहली विकृति हो गई स्वाद विकृति। जल आपने पिया, जल में स्वाद नहीं आया, स्वाद विकृति, ठीक है। स्वाद विकृति में आप देखोगे तो क्या है, स्वाद विकृति में क्या होता है, जल का स्वाद या तो कड़वा हो जाए, स्वाद कैसा हो जाए, या तो कड़वा हो जाए, या खारा हो जाए, या क्या हो जाए भैया, अम्लीय हो जाए, किसी भी तरीके का हो जाए तो क्या कहलाने लगेगा भैया, स्वाद विकृति कहलाने लगेगी। फिर दूसरे नंबर पे विकृति देखोगे तो दूसरी विकृति है गंध विकृति, ठीक है। गंध भी आती है ना, गंध भी आती है, स्मेल भी आती है, टेस्ट भी आता है, स्मेल भी आती है। जब दिक्कत होती है तो जल में दुर्गंध आना, जल में क्या आना भैया, दुर्गंध आना, क्या कहलाता है, गंध विकृति कहलाती है। तीसरे नंबर की विकृति देखेंगे तो तीसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी भैया, स्पर्श विकृति। कौन सी, स्पर्श विकृति। स्पर्श विकृति में क्या होता है, इसमें जल या तो अधिक गर्म हो जाएगा या अधिक ठंडा हो जाएगा, ठीक है। जल कैसा हो जाएगा, अधिक गर्म या अधिक ठंडा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी रंग विकृति। रंग विकृति में क्या होता है, रंग विकृति में आप देखोगे तो जल का रंग गंदा या असामान्य हो जाता है। तो रंग कैसा हो जाता है, रंग गंदा या असामान्य होना। तो ये है, देखो जल को हम पीते हैं तो स्वाद आता है, बोलो हाँ, हाँ आता है स्वाद। जब स्वाद आता है तो सीधी सी बात है, जल कैसा है भैया, जल जो है विकृत है ना। तो स्वाद आता है तब विकृत है, जब स्वाद नहीं आता है तो विकृत नहीं है, क्योंकि जल बेस्वाद होना चाहिए, है ना। तो स्वाद, गंध, स्पर्श, रंग,
कौन कौन सा हो जाएगा? स्वाद, गंध, स्पर्श, रंग हो जाएंगे। अब इसके बाद इसके कारण देखेंगे तो कौन कौन से कारण हो जाएंगे भैया? वही सेम कारण है। कौन कौन से कारण है? पहले मानव जनित कारण, जैसे औद्योगिकरण हो जाएगा, प्लास्टिक कचरा हो जाएगा, सीवेज हो जाएगा, रासायनिक अपशिष्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, सीवेज हो जाएगा और केमिकल वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके की चीजें मानव जनित होती हैं। और प्राकृतिक में क्या होती हैं भैया? प्राकृतिक में क्या होती हैं? जैसे कि बाढ़ आ गई तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया तो वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, सूखे की स्थिति में जो है पानी बचेगा ही नहीं तो खारा हो जाएगा पानी। तो ये कारण है। इन कारणों को भी आप खुद से लिखेंगे। देन उसके बाद प्रभाव लिखेंगे। तो प्रभाव क्या होता है दोस्तों? बहुत प्रभाव होता है। कैसा प्रभाव होता है? सबसे पहले तो जल जनित रोग हो जाते हैं। तो जल जनित रोग यानी कि वाटर से होने वाले रोग हो जाते हैं ना, पानी से होने वाले रोग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसीजेस जैसे हो जाती हैं वाटर वाली, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड बहुत देखने को मिलता है आपको, है ना, डायरिया, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होने लगती है? आपके जलचर जो हैं, यानी कि आपके जो फाउना है, फाउना, फ्लोरा एंड फाउना में से फाउना है या फ्लोरा है जो भी है, वो उनकी मृत्यु होने लगती है। जलचर की मृत्यु होने लगती है। जो जल में रहने वाले जीव हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, जैसे कि मछलियों की और जल में रहने वाले पौधों की। और क्या होने लगता है भाई ये प्रभाव? तो इससे कृषि पर भी प्रभाव पड़ता है, एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट होता है। क्या होता है? भूमि की उर्वरता, क्योंकि जल का यूज हम कर रहे हैं ना सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो उर्वरता में कमी आ जाती है और फसल भी कम होती है, फिर फसल उत्पादन घट जाता है। ये सारे क्या हैं भैया? इफेक्ट हैं। ये तो हो गई आपकी जल वाली विकृति। तो जल वाली विकृति क्या है भैया? जल वाली विकृति में आप देखोगे तो जल शुद्ध और साफ होना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन आप देख रहे हो कि जल शुद्ध और साफ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकार देखोगे तो 4 प्रकार की होती है: स्वाद, गंध, स्पर्श, रंग। कौन कौन सी होती है? स्वाद, गंध, स्पर्श, रंग। फिर उसके बाद स्वाद में देखेंगे तो स्वाद कड़वा, खारा, अम्लीय हो जाए। गंध विकृति में जल में दुर्गंध आने लग जाए। स्पर्श विकृति में अधिक गर्म या अधिक ठंडा हो जाए। और रंग विकृति में रंग गाढ़ा गंदा और असामान्य हो जाए। फिर कारण आप खुद से लिखोगे और प्रभाव में आप मन से लिख सकते हो कि भैया कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे जल जनित रोग हो सकते हैं, जलचरों की मृत्यु हो सकती है, कृषि पर भी असर पड़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें जो है आप लिख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट जो लिखते हैं, नेक्स्ट लिखेंगे देश विकृति। क्या लिखेंगे भैया? देश विकृति। ठीक है। देश विकृति को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन या डिस्टॉर्शन। जो भी है, तो लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड डिस्टॉर्शन जो है आपको लिखना है। वही सेम फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले क्या होता है कि आपके यहाँ पे देश, देश मतलब होती है लैंड यानी कि भूमि, अगर असंतुलित हो जाएगी तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपकी कृषि पर या एग्रीकल्चर पर, एनवायरनमेंट पर यानी कि पर्यावरण पर, और जीवन के अन्य भी पहलुओं पर असर पड़ सकता है। तो क्या लिखेंगे अपन? देश में विकृति होने के कारण क्या होगा भैया? कृषि, पर्यावरण और जीवन के अनेक अन्य पहलुओं पर असर पड़ेगा।
प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है। अच्छा, इसके भी प्रकार हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल, इसके भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो इसके भी 4 प्रकार हैं। अच्छा, लैंड में क्या क्या पाया जाता है? लैंड में क्या क्या पाया जाता है? तो लैंड में आपको कृषि क्षेत्र भूमि देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको जो है वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और वहाँ पे आपको कई जगह पे रसायन भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली जो विकृति आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी संरचना विकृति। कौन सी? संरचना विकृति। यानी कि आपको विभिन्न प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल रही हैं, यानी कि स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर में होने वाली विकृति या फिर डिस्टॉर्शन को हम क्या बोलते हैं? संरचना विकृति, स्ट्रक्चर विकृति, डिस्टॉर्शन बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्शन में? या तो भूमि अधिक कठोर, अत्यधिक अधिक कठोर, या अधिक रेतीली, रेतीली यानी कि ढीली हो जाती है। अब अगर अत्यधिक कठोर हो गई तो भी कृषि करना संभव नहीं है ना? अगर अत्यधिक जो है रेतीली हो गई तो भी कृषि संभव नहीं है। तो इस तरीके से कृषि तो संभव है ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरी विकृति होती है, वहाँ की वनस्पति भी नष्ट हो जाएंगी, संरचना नष्ट हुई तो वनस्पति विकृति, वेजिटेशन डिस्टॉर्शन, इम्बैलेंस, जो भी बोलना चाहो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा भैया? वनस्पति में अत्यधिक वृक्ष कटाई और वनस्पति से मतलब वनस्पति नष्ट हो जाएंगी, तो वहाँ के वृक्ष एवं पादपों में क्या हो जाएगी भैया? कमी आ जाएगी। तीसरे नंबर पे कौन सी विकृति आएगी? तीसरे नंबर पे विकृति आती है उर्वरता विकृति। अब जब वनस्पति नहीं बची तो उर्वरता का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्रम से ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले संरचना की विकृति हुई तो हमारी वनस्पति नष्ट हुई, और वनस्पति नष्ट हुई तो उर्वरता भी नष्ट हो गई, तो उर्वरता विकृति आएगी। उर्वरता विकृति में क्या होता है भैया? भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसे लिख सकते हैं। चौथे नंबर की कौन सी बचेगी भैया? चौथे नंबर की बचेगी आपकी रासायनिक विकृति। कौन सी? रासायनिक विकृति। रासायनिक विकृति में क्या होगा? इसमें जो है आपकी भूमि में जहरीले तत्व, केमिकल डिस्टॉर्शन है, इसमें भूमि में जहरीले तत्वों का बढ़ जाना है ना। भूमि में जैसे कि पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ना आप, ठीक है। तो ये प्रकार हो गए। फिर वही कारण लिखेंगे, मानव जनित और प्राकृतिक। तो 2 तरीके के कारण है, वो भी आप ही लिखोगे। बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप, इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा यहाँ पे। अब यार लिखना स्टार्ट हो गए तो मैं ही भूल जाऊंगा कितने कारण लिखने हैं, आप नहीं भूलोगे। लेकिन इसलिए तो जैसे मानव जनित में आप औद्योगिकरण, अवैज्ञानिक खेती, है ना, जंगलों की कटाई यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, नॉन साइंटिफिक एग्रीकल्चर, और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। और प्राकृतिक में हो जाएगा भूकंप, बाढ़, सुनामी और सूखा वगैरह। अब इसके प्रभाव क्या हो जाएंगे? पहला, खाद्य संकट उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। दूसरा, जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा। तीसरा, आपकी जैव विविधता की भी हानि होगी।
चलो, ये तो हो गया आपका कौन सी विकृति, देश की विकृति। चलो अब एक और विकृति लिख लेते हैं, लास्ट विकृति है अपनी, वो है काल की विकृति। तो यहां से लिख देते हैं काल विकृति। काल विकृति यानी कि क्लाइमेटिक या फिर क्लाइमेटिक एंड सीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, चलो ये चौथे नंबर की विकृति है। इसके बाद हमारी विकृतियां जो हैं खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आपने आजकल देखा होगा कि कभी भी बारिश हो रही, कभी भी गर्मी हो रही, कभी भी धूप लग रही है, कभी भी ठंड लग रही है, ऐसा चल रहा है मौसम। ये क्या है, ये काल की विकृति है। इसी के कारण आपको जो है क्या हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं बहुत सारी। और आप बोल रहे हो आजकल मौसम खराब चल रहा है, या इसका मतलब क्या है, आजकल मौसम खराब चल रहा है मतलब काल में विकृति हो गई है। तो काल यानी कि ऋतु और मौसम में होने वाला असंतुलन बड़े पैमाने पर रोग और आपदाओं का कारण बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो यही हम लिख लेते हैं, काल, ऋतु और मौसम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी प्रकार हैं, क्या हैं, इसके भी प्रकार हैं, लेकिन इसके प्रकार 3 हैं, बाकी सबके 4 हैं, इसके 3 हैं, पता नहीं क्यों 3 है। तो पहला प्रकार इसका क्या देखने को मिलता है, आपको अकाल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फेमाइन, यानी कि अकाल, फेमाइन। ठीक है, फेमाइन, अकाल देखने को मिलेगा। जब आपको क्या देखने को मिले, बहुत ज़्यादा मतलब सूखा देखने को मिले, यानी कि सामान्य समय पर वर्षा और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं हों, तो अकाल पड़ेगा। तो यही कहलाता है अकाल। तो इसमें आपको पता चलेगा कि भैया अकाल क्या होता है। अकाल कुछ नहीं होता, सामान्य समय पर जो है वर्षा ना हो और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं हो। जैसे वर्षा काल में वर्षा होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मान लो दूसरा प्रकार अपन देखें, तो दूसरा प्रकार अपन को देखने को मिलेगा कौन सा, दूसरा अत्यधिक ऋतु परिवर्तन। ठीक है, अत्यधिक ऋतु परिवर्तन का मतलब क्या है कि लंबे समय तक आपको जो है अलग अलग प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलेंगी असामान्य रूप से, है ना। यानी कि जब ऋतु सामान्य से अधिक लंबी या छोटी हो। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या हो जाएंगे भैया, तीसरे नंबर पे अनियमित ऋतु चक्र हो जाएगा। ठीक है, अनियमित ऋतु चक्र में क्या हो जाता है, ऋतुएं अपने सही समय पर नहीं आती हैं।
ठीक है, तो ये होता है। अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण अपन लिख लेंगे। तीन कारण लिखेंगे अपन। पहला कारण अपन लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, बाकी आप कारण बहुत लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा कारण क्या लिख सकते हैं आपके, जंगलों की कटाई। तीसरा कारण क्या लिख सकते हैं, सौर गतिविधियां। मानव जनित और प्राकृतिक में भी बांट सकते हो इसको, है ना। बिल्कुल। चलो, प्रभाव क्या होगा, और भी लिख सकते हो कारण, लेकिन मैंने तीन इसलिए लिखे, कोई ज़रूरत नहीं है, 7 नंबर में आएगा। आपको 3-4 से ज़्यादा नहीं लिखना है पॉइंट्स कभी भी। जब स्पेशली कारण पूछे जाएं तब लिखना है 3-4 से ज़्यादा पॉइंट, नहीं तो टिप्पणी विप्पणी में 3 से ज़्यादा पॉइंट मत लिखा करो किसी भी सब हेडिंग के अंदर, है ना, नहीं तो और भी आयाम छूट जाते हैं अपने। क्या होगा प्रभाव, महामारी होगी, जैसे मलेरिया डेंगू चला ही रहे हैं आखिरकार, टाइफाइड मलेरिया डेंगू चला ही रहे हैं। फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव हो रहा है, उत्पादन घट जाएगा। और क्या पड़ेगा भैया, प्राकृतिक आपदा आ जाएंगी, जैसे ओलावृष्टि, है ना, जैसे तूफान, जैसे चक्रवात। तो ये क्यों आ रहा है, मौसम परिवर्तन के कारण। तो ये हमारे जो है डिस्टॉर्शंस हो गए, सारे के सारे डिस्टॉर्शंस हमने लिख लिए हैं और इनको समझ लिया है क्या होते हैं डिस्टॉर्शंस। अब पहले तो ये बताओ कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। पूजा, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जनपदोध्वंस क्या है, जनपदोध्वंस पर टिप्पणी लिखिए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के जो है क्या बताइए आप, विकृतियों का वर्णन कीजिए। तो हम सारी की सारी जो है विकृतियां बता देंगे। पेंडेमिक के बाद क्या था मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, विकृतियां क्या है वो बता देंगे। देन उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए वायु विकृति क्या है 7 नंबर में, जल विकृति क्या है 7 नंबर में, देश विकृति क्या है 7 नंबर में, और काल विकृति क्या है 7 नंबर में, या वायु जल देश काल में होने वाली विकृतियों का वर्णन कीजिए। तो हम सारी की सारी विकृतियां एक साथ लिखेंगे, उनको कैसे लिखेंगे वो बता दूंगा। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि भैया जनपदोध्वंस क्या है, वायु जल देश काल की विकृतियों का वर्णन करते हुए व्याख्या कीजिए। इस तरीके से कुछ आ जाए तो वो 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक उठा के एज इट इज दे दें। इज इट क्लियर। हाँ काल भी, अरे दिखा रहा हूँ, रुक तो जाओ रे। हाँ चलो, आरती साहू अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पुरानी 2 क्लासेस और देख लीजिए, ये आप देख लीजिए और जल्दी से रिवीजन करके मुझे बताइए। डन लिखिएगा, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, जिन लोगों ने लिख लिया है वो रिवीजन करके मुझे डन लिखिए यहाँ पे।
ये तो हो गए अपने क्या ये तो हो गए अपने क्या 7 मार्कर में अलग अलग। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वायु जल देश काल में विकृतियों का वर्णन कीजिए या विकृतियों को बताइए। ठीक है, 7 मार्कर में ना क्वेश्चन आ जाए या फिर 10 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में बड़ा और सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, बड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। देन उसके बाद एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। वो टेबल आप ही बनाओगे, मैं तो बस बता दे रहा हूँ कैसी टेबल बनानी है। ठीक है, अंदर का कंटेंट आप ही लिखोगे। ठीक है, चलो। हाँ, इस तरीके से आप जो है टेबल बना लो अपने उसमें, छोटे छोटे शब्दों में बनाना, बन जाएगी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना विकृतियां। ठीक है, यहाँ पे लिखना उनके प्रकार कौन कौन से हैं, 4 प्रकार जो जो हैं, नाम नाम बस लिखना। यहाँ पे लिखना कारण, और कारण कौन कौन से लिखना, मानव जनित और प्राकृतिक। ठीक है, और यहाँ पे लिखना प्रभाव क्या होता है उनका, और उनका निवारण कैसे करते हैं या समाधान कैसे करते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले वायु के वायु विकृति लिख लेना, उसके 4 प्रकारों के नाम लिख लेना बस। ठीक है, मानव जनित में 1 2 3 पॉइंट लिख देना, 1 2 3 पॉइंट इसमें लिख देना, 1 2 3 पॉइंट प्रभाव के लिख देना, 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितने भी लिखें आपको जो है उसके लिख देना। क्या बोलते हैं? निवारण के, जो मन से लिखने हैं। प्रभाव और निवारण तो मन से लिखे होंगे। मानव जनित मेन चीज क्या है, प्रकार याद रखना। ठीक है, बाकी सब चीजें आप लिख दोगे खुद से। तो ये टेबल आप खुद से बनाओगे अपने रजिस्टर में, जो आपके काम आएगी शॉर्ट रिवीजन के लिए। इज इट क्लियर? अदिति, ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके की टेबल बनानी है। हो जाएगी? एक बार फिर से, ये मुजरा मुजरा चल रहा है कि एक बार फिर से वंस मोर, यस, मजे आ रहे हैं। ये एक बार में देख नहीं पाते क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देखते रहना, पीडीएफ भेज दूंगा उसमें से कर लेना। वंस मोर करते रहते हो यार। हाँ, आंसर की फॉर्मेटिंग ऐसी रहेगी सेजल। अगर अपन को कोई आंसर ऐसा आ जाएगा 10 मार्कर में तो ऐसा ही लिखेंगे। बाकी 7 मार्कर में अलग अलग आएंगे तो अलग अलग कर देंगे अपन, है ना। और एक साथ आएगा तो ये वाली टेबल बना देंगे। मतलब एक साथ आएगा और सेम कंटेंट है सब में, तो हमको बार बार हेडिंग डालने की झंझट नहीं पालनी है, हमको सीधे टेबल धर देनी है वहां पे। ठीक है, हमको बार बार हेडिंग डालने की झंझट नहीं पालनी है, हमको सीधे टेबल रख देनी है वहां पे। गोविंद, आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हैं क्या? गोविंद पीटीआर। इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन नहीं होगा। टेबल में इंट्रोडक्शन होगा, कंक्लूजन नहीं होगा। और कंक्लूजन डालना है तो मन से डाल देना यार, उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस वाला कंक्लूजन डालो। गोविंद, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप में ज्वाइंट हो तो वहाँ पे डेली पीडीएफ भेज रहा हूँ मैं, यही जो करवा रहे हैं अपन। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उस पे नज़र डाल लेते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट? ठीक है, ज़्यादा घबराया वबराया मत करो यार, मेरे को ही घबरा देते हो आप लोग। तो ऐसे बोल देते हो जैसे अरे बाप रे इतनी कठिन मेंस। मानव गतिविधियों का पर्यावरण
पर प्रभाव, यही है नेक्स्ट टॉपिक, है ना। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक को भी बना लेते हैं, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, क्या मानव बहुत सारी गतिविधियां करता है? बिल्कुल करता है। क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कैसे कर देता? मन आया आज तो चलो एक पेड़ काटते हैं, आज एक पंछी का शिकार करते हैं, मजे आएंगे। तो ऐसी स्थिति तो नहीं होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको एक बात याद रखना है कि मानव विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। क्यों? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपन को पता है। लेकिन इनमें से कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि पर्यावरण को पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। कैसा प्रभाव डालती हैं? प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। और इन्हीं प्रभावों को अपन को समझना है कि मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है भैया, अच्छा इसका कोई अपन वो बॉक्स वॉक्स नहीं बना रहे, इसको डायरेक्ट अपन लिख लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है भैया, इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं अपन, परिचय लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख लोगे? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है। बिल्कुल करता है। करता है कि नहीं करता है? ह्यूमन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज फॉर देयर नीड्स, है ना। फॉर, इससे क्या होता है, लेकिन इनमें से कुछ क्या करती हैं? कुछ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। डालती हैं कि नहीं डालती हैं? बिल्कुल डालती हैं, है ना। अब इन्हीं को हम दो रूपों में देख सकते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे भैया? मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव। दो रूप में देखा जा सकता। चलो एक देखेंगे अपन पहला और एक देखेंगे अपन दूसरा। पहला जो अपन देखेंगे वो देखेंगे प्रत्यक्ष प्रभाव, और दूसरा अपन देखेंगे अप्रत्यक्ष प्रभाव। ये तो हो गई आम जिंदगी जो हम देखने वाले हैं, है ना। प्रत्यक्ष प्रभाव में आप मुझे पॉइंट बताएंगे कि क्या कर सकते हैं अपन प्रत्यक्ष प्रभाव में, क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, आपके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट। व्हाट इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन, वेरी गुड, है ना। वनों की कटाई, वनोन्मूलन, ठीक है। दूसरा पॉल्यूशन, वेरी गुड, हाँ हम पॉल्यूशन भी करते हैं। तो अपन लिखते चलते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा भैया? वनोन्मूलन हो जाएगा। वनोन्मूलन। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आप लोगों ने जो बताया है, कहाँ गई, हाँ दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा पर्यावरण प्रदूषण। ये प्रत्यक्ष रूप से करते हैं अपन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या करते हैं अपन? निर्माण कार्य करते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। तो विभिन्न खनन उत्खनन कार्य, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन? इसके अलावा हम जो है शहरीकरण करते हैं। शहरीकरण के द्वारा
वनों की कटाई करते हैं कि नहीं करते हैं उसके लिए। उसके अलावा और क्या करते हैं आप बताओ। विषैली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, हाँ कार्बन उत्सर्जन करते हैं, संसाधनों का अधिदोहन करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, विषैली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, फिर उसके अलावा क्या करते हैं, संसाधनों का अतिदोहन करते हैं। ठीक है। अब ये 6 पॉइंट स्थायी हो गए प्रत्यक्ष के, इससे ज़्यादा अपन को नहीं लिखना है क्योंकि ये सीधा सीधा अगर 7 मार्कर में आएगा तो कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा सीधा 7 मार्कर में, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। हम सीधा इसी तरीके से इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन डाल के सीधे सीधे अपन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखना चालू कर देंगे। प्रत्यक्ष के बाद अप्रत्यक्ष में क्या लिखेंगे, अप्रत्यक्ष में क्या लिखेंगे हम, तो अच्छा अप्रत्यक्ष में आप देख रहे हो कि जो प्रत्यक्ष रूप से ना हो वो अप्रत्यक्ष है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इसमें आपका कोई डायरेक्ट योगदान है क्या, नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन आपकी वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा क्या देखोगे आप, दूसरा देखोगे ओजोन परत का क्षरण, ये भी आपकी वजह से ही हो रहा है। आप तीसरा क्या देखोगे, आप देखोगे अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये भी आपकी वजह से हो रही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है भैया, और इसके अलावा हिम प्रगलन, यानी कि जो बर्फ है महाद्वीपों पे और ध्रुवों पे उसका पिघलना, ठीक है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे और क्या हो रहा है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है आपके कारण। और क्या हो रहा है, और विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही हैं, जैसे कोविड-19, ठीक है। तो ये है अप्रत्यक्ष प्रभाव। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव अपन को समझ में आए क्या, हाँ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके मन से फिर जो भी पॉइंट्स आपको लगे, एक मिनट रुकिए।
तीसरी गतिविधि कौन सी लिखेंगे? वनों की कटाई। चौथी गतिविधि कौन सी लिखेंगे? रसायनों का प्रयोग। काय में? कृषि में। तो कृषि में रसायन। पांचवी गतिविधि कौन सी लिखेंगे? खनन गतिविधि। खनन उत्खनन करते हैं नहीं, ये लिखेंगे। छठवीं गतिविधि क्या लिखेंगे भैया? ऊर्जा उत्पादन। ऊर्जा का उत्पादन करते हैं अपन। सातवीं गतिविधि कौन सी लिखेंगे? शहरीकरण। आठवीं गतिविधि कौन सी लिखेंगे? पर्यटन। पर्यटन भी आजकल बहुत बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी ऐसी जगह खोज निकाली, वहां पे घूमने जाएंगे, वहां पे पन्नी ले जाएंगे और फेंक आएंगे। भाई वो प्राकृतिक जगह थी, वहां पे जाके पन्नी फेंक रहे हैं हम, है ना। फिर इसके अलावा अन्य करके आप लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो मत्स्यन। मत्स्यन होता है यार वो। ठीक है, ये आपकी गतिविधियां हो गई। अब हर एक गतिविधियां का आपको प्रभाव पता है कि नहीं पता है? चलो एक एक करके मैं आपसे ही पूछूंगा, आप लोग अगर मुझे बताओगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ अंदर आपको प्रभाव पता है। अच्छा, मैं जाता हूं तो नींद लग जाती है। हाँ, विस्फोटक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। औद्योगिकरण के प्रभाव बताओ मुझे, औद्योगिकरण से क्या प्रभाव हो रहा है पर्यावरण पर, बताओ। वायु प्रदूषण सबसे पहले आ जाएगा। हाँ, प्रदूषण हो रहा है, वायु और जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। और डायरेक्ट वाले प्रभाव लिखना है यार, आंख बंद करके कुछ भी प्रभाव नहीं लिखना। ग्लोबल वार्मिंग दूर होता है, पहले औद्योगिकरण से वायु और जल का प्रदूषण होता है और गैसों का उत्सर्जन होता है, और भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है, टॉक्सिक गैसेस निकलती रहती हैं। हाँ, फिर डिफोरेस्टेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है, एसिड रेन होती है, वेरी गुड। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग, यही होता है। ये सेम पॉइंट बता रहे हो यार आप लोग मेरे जैसे, कहीं आप सीख तो नहीं गए? मुझे तो डाउट आ रहा है आप सीख गए लगता है। अच्छा, इसका समाधान क्या करेंगे? जनजातियां विलुप्त नहीं होती रे, प्रजातियां विलुप्त होती हैं। जनजातियां विलुप्त हो जाती हैं, जनजातियां और प्रजातियां अलग अलग होता भाई। जनजातियां मतलब गोंड, बेगा, भील, भारिया। प्रजातियां प्रजातियां विलुप्त होती हैं। क्या करेंगे? कार्बन उत्सर्जन को कम कर दो, ग्रीन टेक्नोलॉजी इसका यूज कर दो, फिल्टर यूज करो, बिल्कुल। अच्छा, आई एम गोंड इन जिंदा। ओके, यू आर जिंदा। ओके, वृक्षारोपण कर दो। अच्छा, मतलब यही था, सही पकड़े हैं। कचरे का उचित निपटान कर दो। इलेक्ट्रिक वाहन, वाहनों वाले में लिख देंगे दुर्गा, वाहनों का भी तो चैप्टर आ रहा है अभी। अब बताओ वाहनों के उपयोग से क्या होगा? सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 जैसी जो है गैसेस निकलेंगी, धूल कणों का उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वहीं अपन देखें इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि वायु प्रदूषण हो जाएगा, श्वसन संबंधी बीमारियां होंगी, है ना। लेकिन उसका समाधान क्या करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे अपन, है ना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज़ PDF बना हुआ दे दूंगा मैं आपको अभी, तो आप उसमें से एज इट इज़ लिख लेना। इसके अपने से पॉइंट लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे मेरे लिखे हुए लिख लोगे तो भी ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप मन से पॉइंट्स बनाओगे, ये जल्दी जल्दी बनाओगे। तो इसके लिए आपको क्या है, सोचना पड़ेगा, है ना। तो वनों की कटाई से क्या होगा प्रभाव?
जल्दी जल्दी बता दो। वनों की कटाई से प्रभाव। लास्ट पूछ रहा हूँ, इसके बाद खत्म करूंगा। सॉइल एरोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स पर्यावरण पर प्रभाव नहीं है, ये लोगों पर प्रभाव है। पर्यावरण का प्रभाव अपन को देखना है। थोड़ा सोच लिया करो कि ये पर्यावरण पर ही प्रभाव है ना। अच्छा, आज रिजल्ट आ जाएगा प्री का, बहुत बढ़िया, थैंक यू मोना। जो अच्छे से पढ़ रहे हैं वो और ना पढ़ पाए, मतलब छूट गया आपका अनुज, कोई बात नहीं, अगली साल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, परिणाम क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, भूमि क्षरण होगा, सूखे की समस्या होगी, अनियमित वर्षा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। समाधान क्या होगा? वही फॉरेस्टेशन होगा, वृक्षारोपण में वृद्धि वगैरह वगैरह हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको, अरे यार अनुज, पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? वन डे वन पेन, ओनली वन ऑप्शन चेंज। बहुत बढ़िया। अब फाइनल आंसर की ने दिमाग खराब किया हो, चाहे किसी ने, रोल नंबर देख लेना, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। ठीक है, चलो ये टेबल बना लोगे आप लोग? अगर बना लोगे तो बताओ, देखो मैं भेजूंगा, उसी को देख के बनाना है, ऐसे नहीं बनाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अभी मेहरा जी को कॉल लगाऊंगा ना सवेरे से यार, मैं, वो उठे नहीं हैं, अभी सो रहे होंगे। ऐसी बात करते हो यार। अब कल हम पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ पक्का भेज ही दूंगा, पक्का।